चालू है। हाँ चालू किया अभी। हाँ, अब कुछ बातें यहाँ पे छूट गई। तो इलेक्शन ऑफिस ने वापस से जब उसका नाम कंटिन्यू किया, तो मैंने जब ऑब्जेक्शन लिया तो मुझे आरटीआई में इंफॉर्मेशन मिला कि उसने इलेक्शन ऑफिस में डिक्लेरेशन दिया है कि मेरा नाम हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है और मैं मुंबई का परमानेंट रेजिडेंट। तब मैं स्पेशली जयपुर गया, जयपुर से मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन निकाली। वो सब रिकॉर्ड मेरे पास में फाइल पे हैं, कोई अभी देखना चाहे या जब रिकॉर्डिंग हो के मैं यूट्यूब पे डालूंगा, उसको कोई ऑब्जेक्शन हो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो मैं कभी भी प्रूव कर सकता हूँ। वहाँ का राजस्थान का इलेक्शन ऑफिस ने पूरा इलेक्शन रोल की लिस्ट दी है कि उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे रजिस्टर्ड, उनकी 3 बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ती है, उनकी 5 कारें हैं वो वहाँ पे है, कुछ स्कूटर है वो वहाँ पे है, उनका पासपोर्ट है वो वहाँ का है, उसका, उसके भाई का, उसकी वाइफ का, उसकी मम्मी का, सबका पासपोर्ट जयपुर से। और पासपोर्ट का कानून क्या बोलता है कि वेरेवर यू आर परमानेंटली रिजाइडिंग, बिकॉज पासपोर्ट एक बहुत सेंसिटिव चीज है। तो आप ऐसा नहीं होता है कि आपके 10 घर है तो कोई भी जहाँ कभी आप जाते ही नहीं है, बहुत कम जाते हैं, वहाँ का एड्रेस ले सकते हैं। पासपोर्ट तो एकदम परमानेंटली पुलिस वाला आपको चेक करने आता है पासपोर्ट इश्यू करते समय। उनका बिजनेस पूरा जयपुर में है, बिजनेस के लाइसेंसेस सब जयपुर में है, एक्सपोर्ट जयपुर में। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लाइट उन्होंने जो ली है वो जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से अमेरिका या दिल्ली से हांगकांग। और उसके बाद में कोर्ट में जब हमने क्रॉस किया उनको, उसने वो सब चीज एक्सेप्ट की। तो मैंने इलेक्शन ऑफिस में सब प्रूफ दिए कि ये कोर्ट में उन्होंने एग्री किया है कि हमारा पासपोर्ट वहाँ का है, मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़े हुए हैं, हम लोग का वहाँ पे बंगला है, पैलेशियल बंगला है। और वो पैलेशियल बंगले की मैं फोटो खींच के लाया था, वो मैंने कोर्ट में दिखाई, तो वो सब रिकॉर्ड में। ये सब होने के बावजूद भी इलेक्शन ऑफिस ने उनका नाम कंटिन्यू किया। फिर ऑब्जेक्शन जब लिया स्ट्रांगली और सुनील दत्त की डेथ हो गई, तो वापस से जब इलेक्शन था तब जाके उन्होंने नाम काटा। तो मैंने उनको लिखा कि एक जिस ऑफिसर ने नाम कैंसिल नहीं किया उस पर आप एक्शन लो, और एक जिस आदमी ने 2 जगह नाम डाला है वो लीगली ऑफेंस है, कोई सेक्शन 31 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, उसके अंदर इलेक्शन ऑफिस में अगर आप कुछ भी गलत रिप्रेजेंटेशन देते हो तो क्रिमिनल एक्शन होता है। तो मैंने बोला आप इन पे एक्शन लो। ये बात है 2006-07 की, आज 2013 है। 100 बार मैं चक्कर खा चुका हूँ इलेक्शन ऑफिस के, 100 लेटर लिख चुका हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन में डाल चुका हूँ। उन्होंने आज तक ना मधुकर पुरोहित के खिलाफ कुछ किया, ना वो इलेक्शन ऑफिसर के खिलाफ कुछ किया। फिर मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन में जब इन्फॉर्मेशन मांगी कि हियरिंग के लिए आपने हमको और उसको दोनों को बुलाया था, तो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। फिर मैं फर्स्ट अपील में गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं सेकंड अपील में मंत्रालय में रत्नाकर गायकवाड़ के ऑफिस में सेकंड अपील में गया। उन्होंने बोला इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दे दो, तो उनकी फाइल में जो पेपर थे वो दे दिए, लेकिन मैंने जो लिखा है कि आप एक्शन लो, उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया है। तो फाइल में कोई पेपर ही नहीं है, तो अल्टीमेटली मुझे तो कोई पेपर ही नहीं मिला। जो मैंने उनको लिखे हैं और वो सब पेपर उनके फाइल में है, जो उसने कोई झूठा फूटा लिखा था वो उनके फाइल वो मुझे दे दिया। लेकिन जो एक्शन लेना चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि मैंने कंप्लेंट की तो आपने क्या एक्शन लिया उसकी कॉपी दीजिए। तो रत्नाकर गायकवाड़ ने भी घुमा फिरा के वो ऑर्डर दे दिया। मैंने वापस से अपील फाइल कि 100 अंडर सेक्शन रत्नाकर गायकवाड़ जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनको पावर है कि जिसने इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं दी उसको सजा देवें या 25,000 रुपए का जुर्माना लगाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं के ऑफिस को लिख दिया कि आपके आदमी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आप उसके ऊपर एक्शन लो। क्या एक्शन लो, कितना बड़ा एक्शन लो, छोटा लो, बड़ा लो, कुछ नहीं, जबकि उनको पावर है, वो खुद ले सकते हैं। अब तो 2-4 जने हाईकोर्ट में गए पंजाब वगैरह में, तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेक्टरल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उन्हीं को एक्शन लेना है। लेकिन तब तक शायद वो ऑर्डर नहीं था कोर्ट का, तो उन्होंने मिसयूज करके उस चीज़ को डाइल्यूट करके और इनको बोल दिया। इन्होंने बहुत दिन तक कुछ नहीं किया। मैंने लिखा कि क्या हुआ, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑर्डर था कि आप कुछ एक्शन लो, क्या हुआ, तो उसका तो जवाब नहीं दिया। और मुझे बोलते हैं आपके फाइल में क्या क्या पेपर्स है सब लाके, और मेरे फाइल में जो पेपर है वो सब आपके पास में, आप मेरे से क्यों मांग रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो मेरा। वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने ऐसा नहीं लिखा कि आप मेरे से बात करो। आपके पास में प्रूफ है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोल रहा है कि आपके आदमी ने पेपर नहीं दिए, और जब पेपर नहीं दिए हैं, उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आपको उस पर एक्शन लेना है। आपको मेरे से कुछ भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, मुझे खाली आप बता दो कि आपकी बात पे एक्शन होगा, वो भी नहीं। अभी
उनका ड्राइविंग लाइसेंस जब खो गया, मधुकर पुरोहित का, अब एक नया इशू पे आता हूँ, उसने पुलिस में एक राशन कार्ड की जेरॉक्स दी कि ये राशन कार्ड, और उसको नोटराइज करके दिया। वही राशन कार्ड थोड़े दिन पहले उन्होंने दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लिखा है कि मेरा राशन कार्ड खो गया है और मेरे पास में राशन कार्ड नहीं है। अगर आप दोनों की तारीख मिलाएं तो पता चलेगा कि एक जगह वो बोल रहे हैं मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, तो राशन कार्ड मेरे को नया इशू किया जाए, और एक जगह बोल रहे हैं कि मेरा राशन कार्ड हरवलेला है, खो गया है या चोरी हो गया है, तो मुझे नया इशू किया। एक तो अगर आप जहां परमानेंटली रहते हो वहीं पे आपको राशन कार्ड लेना अलाउड है, अगर आप वहां से यहाँ शिफ्ट होते हो तो वहां नाम कटा के पावती लेके आओ, तो आपको उस पावती के अगेंस्ट में यहाँ पे राशन कार्ड मिलेगा। तो क्या उन्होंने वहां पे नाम कटवाया? क्या वहां से यहाँ पे लाके नाम वापस से डलवाया उन्होंने? और यहाँ से जब कट गया तो उन्होंने वहां पे कोई राशन कार्ड लिया? अगर उनका राशन कार्ड खो गया है तो एक जगह बोल रहे हैं खो गया और दूसरी जगह जेरॉक्स दे रहे हैं कि ये मेरा राशन कार्ड है, मेरा प्रूफ। मैंने आरटीओ में लिखा कि आपने क्या प्रूफ पे उनका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया? तो वो बोलते हैं हमने इतने सारे डॉक्यूमेंट किए। तो उसमें लिखते हैं एक बिजली का बिल है नंद किशोर पुरोहित के नाम से, मतलब मधुकर पुरोहित के नाम से नहीं, लाइसेंस किसका रिन्यू कर रहा है? मधुकर पुरोहित के नाम से। नंद किशोर पुरोहित जिंदा है? नहीं है। नंद किशोर पुरोहित ने लिख के दिया है कि लड़का मेरे साथ रहता है? नहीं दिया है। भले पिताजी हैं वो थे, लेकिन पिताजी का जब यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है कि ये बेटा मैं रहता हूँ और मेरे साथ रहता है, तो वो प्रूफ कैसे हुआ? फिर उन्होंने वाइफ का इलेक्शन का कार्ड दिया कि खुद का इलेक्शन कार्ड कैंसिल हो गया। अरे आपका नाम आपको कंटिन्यू करवाना है तो आप एज अ प्रूफ आरटीओ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस कंटिन्यू करना है, तो आप आपका इलेक्शन का प्रूफ दो। तो आपका प्रूफ ही दे रहे हो, वाइफ का दे दो। हो सकता है ये भी बहुत लोग होते हैं कि हस्बैंड दुबई में रह रहा है या अफ्रीका में रह रहा है और वाइफ इधर रह रही है, तो वाइफ का इलेक्शन कार्ड थोड़ी दिखा सकते। इस तरह से उसने 5-6 प्रूफ दिखाए जो सब टोटल। उसने रेंट रिसीप्ट दिखाई है, वो मेरे को लिखता है आरटीओ वाला, ही हैज प्रोड्यूस्ड रेंट रिसीप्ट। पहली बात है कि उसके पिताजी यहाँ पे रहते थे, उनके नाम पे कमरा था, तो रेंट रिसीप्ट उन्हीं के नाम पे इशू हुई है। उन्होंने आज तक कभी ऑफिशियली अप्लाई नहीं किया है कि हम लोग इतने जने घर में हैं, किसके नाम पे ट्रांसफर करें, तो नाम रिकॉर्ड में उन्हीं का चालू है। लेकिन 2001 के बाद में भाड़े की पावती नहीं है, तो उनको 2006 में या 2007 में आरटीओ के अंदर 2001 की रेंट रिसीप्ट दे रहे हैं। 2001 और 6 के बीच में तो आदमी 10 बार घर बदली कर सकता है। वो सब प्रूफ इस फाइल के अंदर है कि उन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड दिए, और उसके बावजूद उसका ड्राइविंग लाइसेंस आज भी चालू है। इलेक्शन ऑफिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसने इलीगल किया। तो अब आप देखिए, हम लोग जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट में गए उनके खिलाफ कि ये कानून है कि 6 महीना अगर कोई अंडर लॉक एंड की घर को रखे तो खाली करना है। तारीख पे तारीख पड़ रही है, वो लोग आ नहीं रहे। फिर हमने जब प्रेशराइज किया तो उसके बाद में फाइल गायब हो, तो कोर्ट में फाइल नहीं है तो जज बोलता है फाइल लाओ भाई, 2-3 महीने निकाल दिया। फिर मैंने भागदौड़ चालू की, पहले मेरे वकील को बोलता रहा, फिर मैंने भागदौड़ चालू की, फिर रजिस्ट्रार को मिला, बोले हम देखेंगे करेंगे, कुछ नहीं। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर एक कोर्ट में लिखा कि ये क्या हालत है। तो वहां से कुछ इंस्ट्रक्शंस आए, पता नहीं, तो फाइल भी रातों रात मिल गई और केस भी थोड़ा एक्सपीडाइट हो गया। तो मेरा केस जो 2004 का था, जो 2006 तक कुछ हो ही नहीं रहा था, बाद में थोड़ा एक्सपीडाइट हो गया। तो 2009 में जजमेंट आ गया। जजमेंट पूरा डिटेल में है कि क्यों और किस बात पे, क्या क्या सबूतों के आधार पे हम उसको इविक्शन ऑर्डर दे रहे हैं कि वो घर छोड़ के चले गए। पूरे सबूत के साथ में ऑर्डर है, मतलब ऐसा नहीं कि जज ने अपनी मर्जी से आया तो कुछ कह दिया। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में उसको अपील पे जाने का हक है, वो अपन ना नहीं बोलते हैं। कोर्ट ने अपील कोर्ट ने वो ले लिया, अपील का मैटर। अब 2009 और आज 2013 है, अभी तक केस अपील कोर्ट में ऐसे ही सड़ रहा है। और इस महीने में शायद चेंज होने वाले थे अपील कोर्ट के, तो आधा आर्ग्यूमेंट हो चुका है। एक मेरे ऊपर कंटेम्प्ट का नोटिस था, वो हो चुका है पूरा के पूरा, और उन्होंने ऑर्डर उसी समय पास करना चाहिए था, जो नहीं किया। तो अब नया जज आएगा तो बोलेगा मेरे सामने वापस पूरी हियरिंग करो, वापस पूरा आर्ग्यूमेंट करो, मतलब हम वापस मेहनत करो, वापस वकील को फीस दो इतनी मेहनत की।
अपील कोर्ट में उसका भाड़े का बात होता है। जब एक बार अगर केस कोई हार जाता है तो उसके बाद में उसको मार्केट रेट देना पड़ता है। सुप्रीम का जजमेंट है कि अगर किराएदार डिक्री होने के बाद में घर खाली नहीं करता है तो जितने दिन खाली नहीं करता है उसको मार्केट रेट देना पड़ेगा। तो आपको सबको मालूम है, आप लोग इस एरिया में रहते हो, कि अगर एक सिंगल रूम है विद अटैच टॉयलेट बाथरूम किचन है तो कम से कम 10,000 रुपया भाड़ा है। एक्चुअली में अगर आप पता करेंगे झोपड़पट्टी में भी 10,000 रुपया भाड़ा। सांताक्रूज स्टेशन पे मैंने 5-7 साल पहले पता किया था, फ्रूट वाले का जो स्टॉल है अनऑथराइज्ड, वो 7,500 रुपया महीने का रिश्वत देता है। पुलिस और म्यूनसिपालिटी ने बुला के 1 महीने की रिश्वत, रोड पे गटर के बैठने का, बारिश में धूप में, बिना छत, बिना लाइट, बिना टॉयलेट, बिना पानी, 7,500 रुपया रिश्वत देता है। ये आप सब एक कॉमन मैन को भी, आम आदमी को भी ये बात मालूम है, तो क्या जज को मालूम नहीं है? इनका वकील क्या बोलता है कि ये आदमी बेचारा गरीब है, मधुकर पुरोहित, ये गरीब है, इसकी 3-3 लड़कियां हैं और ये इतना पैसा नहीं भर सकता है। इन्होंने जो 10,000 रुपया का एग्जाम्पल दिया है, और मैंने आजू बाजू की बिल्डिंग के वो दिए लीव एंड लाइसेंस के रिकॉर्ड कि आजू बाजू में रेट क्या चल रहा है। ये सब बिल्डिंग के मांग लोगों से रिक्वेस्ट करके मैंने मांग लिया। आप लोगों से किसी से मांग सकता है दूर का भी, लेकिन वो फायदा नहीं है। मेरे एकदम बाजू की बिल्डिंग में क्या रेट चालू है वो हमने कोर्ट में दिया, स्टैम्प पेपर पे रजिस्टर्ड लीव एंड लाइसेंस के डॉक्यूमेंट। तो हमने बोला कि ऐसा 10,000 के आसपास आता है, लेकिन हमको 5,000 या 6,000 कुछ मांगा था कि इतना भाड़ा चाहिए। उनका एडवोकेट जो है, जो कानून की बात तो करता ही नहीं है, जजों से दोस्तों के जैसा है, गप्पा मारता है, और इसके अलावा कानून के अलावा के सब बात करता है वो, और हमको ह्यूमिलेट करता है, मुद्दे की बात पे आता ही नहीं है। और वो बोलता है अरे साहब उसका काय का इतना रुक भाड़ा, वहाँ तो हाथी घोड़े घूमते हैं बिल्डिंग के अंदर। 34 रुपये एक कमरे का कोई भाड़ा देता है। हर बिल्डिंग में कुत्ते बिल्ली घूमते होंगे, तो कोई कुत्ते बिल्ली यहाँ भी घूमते होंगे, मैं मंजूर करता हूँ, चूहे भी होंगे, कोई कॉकरोच भी होंगे, मच्छर भी होंगे, हाथी घोड़े कहाँ से है? लेकिन किसी भी तरह सामने वाले को डिमोरलाइज करना है, जज को कंफ्यूज करना है, और बोले ये गरीब आदमी है। अब आपको देखना है मधुकर पुरोहित का पूरा रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर, उसने अपने हाथ से एडमिट किया, मुंह से, मैंने ला के प्रूफ दिया वो नहीं बोल रहा, उसने एग्री किया है कि मेरा पासपोर्ट है। पासपोर्ट कौन रखता है? मेरे पास में इतनी सारी गाड़ियां हैं, मेरा इतना बड़ा मकान है। मैं तो उसकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड वहां से म्यूनसिपैलिटी से भी लेके आया, लाल बिल्डिंग या कुछ वहां की म्यूनसिपैलिटी की ऑफिस का नाम है, वहां जाके उनकी प्रॉपर्टी का डिटेल, कितना प्रॉपर्टी टैक्स भरता है, वो प्रॉपर्टी टैक्स 30-40 हज़ार रुपये। और यहाँ बंबई की जगह का वो 34 रुपये भाड़ा भरने के लिए भी उन लोगों को तकलीफ है, और हम जो अभी मार्केट मांग रहे हैं वो भी भरने में तकलीफ है। तो वो क्या कोर्ट बोलती है, आप देखिए मजे की बात, कि ये हमको लगता है हमको और कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, गरीब है तो ये खाली 1,000 रुपया भर देवे, वो भी मकान मालिक को नहीं मिले। मतलब मुझे टाइम टू टाइम म्यूनसिपैलिटी का टैक्स भरना है, रेवेन्यू का टैक्स भरना है, और बिल्डिंग में खर्चे करना है, लेकिन ये पैसा मकान मालिक को नहीं मिले। ये जब केस का निपटारा होगा तब देखी जाएगी इस पैसे का क्या करना है, बताओ। मतलब तब तक मैं मेरी जेब से उनके रहने के लिए, हमारे जवाई के ऊपर भी जो खर्चा नहीं किया वो खर्चा करते जाए। अब पार्किंग का म्यूनसिपैलिटी ने 100 रुपया कर दिया है 1 घंटे का, अगर आपने अभी कानून पढ़ा, और ये पूरे महीने का भाड़ा 34 रुपया है। तो कोर्ट ये भी नहीं बोलती है कम से कम इनको बेचारे को 34 तो दो, बाकी हमारे यहाँ जमा रखो। वो 34 भी वहाँ पे रुका हुआ है, पूरा 1,000 रुपया रुका हुआ है। अब आप देखिए उसके घर में कमाने वाले कितने, और इसमें लिस्ट में नाम कितने हैं, क्योंकि नंदकिशोर पुरोहित गुजर गए, तो मिसेस शकुंतला पुरोहित मम्मी जो इनकम टैक्स SSC अभी वो भी गुजर गई। उसके बाद में उनका बड़ा बेटा भरत पुरोहित जो अमेरिका में बहुत साल से है और करोड़ों का घर और व्यापार है। 2nd नंबर का दीपक पुरोहित, 3rd नंबर का मधुकर पुरोहित, फिर इनकी 2 बेटियां जो अब मुंबई में आके रहने लगी है ये घर बचाने के चक्कर में। तो यहाँ पे MBA किया जिस कॉलेज में 8 लाख रुपए डोनेशन है, मेरे बेटे ने भी वहाँ पे गया था एडमिशन के लिए, तो बोले 8 लाख रुपए डोनेशन है। तो जिन्होंने 2 बेटियों का इतना डोनेशन देके या फीस देके एडमिशन लिया, उसके बाद में नौकरी कर रही है, तो इंटरनेट से हमने वो भी डिटेल निकाली, तो उनकी लड़कियों की भी पगार लाखों में, सबकी पगार भी खाली इनकम भी आएगी ना, एवरेज 2-2 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया भी, तो भी कितनी होती है? तो बिगेस्ट जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स है जयपुर। लेकिन कोर्ट बोलती है अरे ये तो बेचारे गरीब हैं, क्योंकि वो एडवोकेट बोलता है, और एडवोकेट इन्फ्लुएंशियल एडवोकेट है, तो कोर्ट बोलती है वो गरीब है, 1,000 रुपया भाड़ा फिक्स करते हैं। तो मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में गया कि आज तक कोर्ट ने पिछले 2 साल में जो ऑर्डर पास किए हैं बाकी केस में, वो कितने पास किए? फिर कहीं हो सकता है यही इन्फ्लुएंशियल एडवोकेट जो है
इसी ने कहीं पे बोला होगा कि ये तो सामने वाला पैसे वाला है, इस एडवोकेट की तो चलती है ना, तो आप 25,000 रुपया लो, तो हो सकता है उन्होंने ऐसे ही कमरे का 25,000 भी ले लिया होगा, क्योंकि वहां तो एडवोकेट की चलती है, वहां पे कानून की। और एक टेबल तो उन्होंने कहीं पे बना ही नहीं रखा है कोर्ट ने कि इस बेस के ऊपर ही रेंट डिसाइड किया जाए। आज हमारे लिए हर चीज पे है ना टेक्निकली सिस्टम बना के रखा है, ये हिसाब से आपको ये भरना ही पड़ेगा, नहीं भरोगे तो आपको 2% महीने का ब्याज लगेगा। होटल में ख्याल में आया आपको क्या है कि हमारे ऊपर उन्होंने सिस्टम सब बना रखे हैं, कोर्ट के ऊपर कोई सिस्टम नहीं है कि भाड़ा क्या तरीके से फिक्स किया जाए। मैं बोलता हूं अगर सच में गरीब आदमी है आप उसको बोलते हो फ्री में रख दो, मैं रखने को भी तैयार, लेकिन आप उसकी जेन्युइनली इनकम तो देखो, उसकी बैलेंस शीट मंगा लो, उसके इनकम टैक्स रिटर्न मंगा लो, और घर में कितने जन कमाने वाले हैं कोर्ट पूछती नहीं आप लोग घर में कितने जन कमाने वाले, डिफेंडेंट इतने सारे हैं, या वो लोग जब अपील में गए तो अपेलेंट बोलते हैं, अपेलेंट इतने तो 5-5, 4-4, 5 अपेलेंट हैं, लाख 2-2 लाख रुपए भी अगर वो लोग कमाते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ लाखों में कमाते हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि लाखों में कमाते हैं। अगर इनकम टैक्स प्रूफ का कोई लाके मुझे दे, मेरे पास में पैन कार्ड नंबर तो है, इनकम टैक्स की फाइल में निकाल नहीं पाया, लेकिन अगर कोई वो चैलेंज करे कि मेरी इनकम इतनी नहीं है तो वो खुद लाके देवे मुझे बैलेंस शीट और अपना इनकम रिटर्न जो फाइल करते हैं वो। तो 2-2 लाख रुपए भी अपन 4 आदमी का गिने तो 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए खाली 1,000 रुपए महीने का, ऊपर से मुंबई में रहने का, पक्की बिल्डिंग, आरसीसी बिल्डिंग, और ऊपर से उन्होंने गाड़ी दी अपनी बेटियों के। आप पूरे समय देख सकते हो कि उनकी बेटी चलाती है, कभी ये बेटी, कभी वो बेटी, कभी ये बेटी, कभी वो बेटी। वो खुद आता है मधुकर पुरोहित बंबई, तो वो भी चलाता है। वो कार का नंबर है, आप लोग जरा नोट करें, कार का नंबर है MH01 NA 5284। मैं ये रिकॉर्डिंग पे कह रहा हूँ, MH01 NA 5284 हुंडई सेंट्रो है, ग्रीनिश सिल्वर है, जैसा मुझे कलर लगा, अभी खड़ी है वहां पे, मैं जब आया था तो खड़ी थी। लेकिन उसमें नाम किसका मालूम आपको? चलाते वो हैं, आज नहीं 3-4 साल जब से गाड़ी ली है, ये 2 बच्चे ही चलाते हैं। कई बार मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग में सीसीटीवी पे भी आ गया है, सब आ गया। अभी उनकी एक बेटी जो यहाँ पे बड़ी वाली थी, उसकी शादी हो गई है, कोई गार्डन के आसपास में उसने घर भाड़े पे लिया हुआ है, मानवी पुरोहित ने। तो गाड़ी अक्सर वो गार्डन के पास में देखोगे, किस बिल्डिंग में उन्होंने घर लिया मालूम नहीं मुझे, शायद आप लोगों को नजर में आए तो आप बताना। वो बड़ी लड़की अभी वहां पे रहती है, छोटी यहाँ पे रहती है, और थोड़े महीने पहले जब तक बड़ी की शादी नहीं हुई थी तो दोनों यहीं पे थे। लेकिन गाड़ी उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के नाम से ली है, और थर्ड पार्टी यहाँ का न्यूसेंस टेनेंट है हमारा बिल्डिंग का, मारा मारी, गुंडागर्दी, दारू पी के बदमाशी करना, सब करना, तो उसके बेटे के नाम पे कि भाई हम उसको बोलेंगे नहीं क्योंकि वो न्यूसेंस है, और हम इनको तो इनके नाम पे गाड़ी होती तो रुकवा देते हैं, और कोर्ट में भी केस था तो हम कोर्ट में भी बोल देते हैं कि गाड़ी इनकी है, अंदर अलाउ नहीं कीजिए। अब मैंने एडवोकेट को बात की तो बोलता है फिजिकली रोक सकते हो, फिजिकली रोको तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहलाती है, कानून से रोको तो कोर्ट में जाओ तो एक गाड़ी रुकवाने के पीछे पहला वकील तो मेरे से 1 लाख रुपया फीस मांगेगा, फिर उसकी नई डेट पे डेट चालू हो जाएगी। अब आप कितना मैनिपुलेशन आप सकते हो। तो आरटीओ ने शायद उनसे मांगा, वजह यही दिखती है मुझे कि यार ये सब तुम्हारे प्रूफ तो इन्होंने उड़ा दिए कि राशन कार्ड इतना ऐसा है, ये भाड़े की चिट्ठी इतनी पुरानी है, बिजली का बिल तो पिताजी के नाम पे ऐसा है। तो हमारे प्रूफ में एक और प्रूफ चलता है LIC पॉलिसी, तो तुम LIC पॉलिसी लाके, उसने एक LIC पॉलिसी बनाई। इंसिडेंटली मैं भी LIC एजेंट हूँ, वहाँ पे एक ऑफिसर मेरे पहचान का निकला, तो मैंने बोला यार ये पॉलिसी नंबर है, मुझे कहीं देखने में आ गया पॉलिसी, वो लोग तो रहते नहीं है ना, जमीनों पे फेंक फेंक के चले जाता है, तो कोई नजर में किसी के पड़ गया, वो नंबर मुझे मिल गया। कोई क्या सोचते हैं मैं LIC एजेंट हूँ, मेरा कागज होगा, बोला आपके मेरे टेबल पर रख देता है। वो पॉलिसी नंबर मैंने जाके वहाँ पे फाइल देखी LIC में, उसमें लिखा है परफेक्टली हेल्दी मैन, इसको कोई तकलीफ नहीं है, इसका परमानेंट रेजिडेंस जो है वो सांता क्रूज बॉम्बे का है, और इसकी पुरानी कोई पॉलिसी नहीं। अब मैंने LIC को लिखा कि उसने एडमिट किया, रिकॉर्ड है मेरे पास, कॉपी है,
लोगों को ज़्यादा ध्यान, मैंने सब स्टिकर लगा लगा के रखे हैं ऐसे, आपको एक एक डॉक्यूमेंट में दिखा सकता हूँ कि कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सा क्या है, लेकिन वो टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं आपको। कोर्ट के अंदर उसने एडमिट किया है कि माई ऑल LIC पॉलिसीज आर इन जयपुर, माई ऑल बैंक अकाउंट्स आर इन जयपुर, माई ऑल मोबाइल बिल्स आर ऑफ जयपुर।